हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के, आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया, हिंदी कथा साहित्य, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी 5 होने जा रही है। इससे पहले कि आपने 4 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जरूर आएंगे। तो आप को देख सकते हैं। और इसके क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन हमने बता चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट हमने इसका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं। जो इसमें चैप्टर सेकंड है उसको अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद यूनिट आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, 2 चैप्टर, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन नंबर इसमें आपको 7 + 8 2 क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, क्योंकि इससे पहले के 6 क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने इससे पहले वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उपन्यास के स्वरूप को बताइए तथा उपन्यास और कहानी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए, उपन्यास के भेदों को केंद्र में रखते हुए हिंदी उपन्यास के प्रकार की चर्चा कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेंगे। तो सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं। तो देखिए, उपन्यास के स्वरूप को अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, उपन्यास का मुख्य स्रोत अति प्राचीन काल से चली आ रही कथा कहानी है। तो जो इसका स्रोत क्या होता है, जो प्राचीन काल में कथा कहानी होती है वही होता है, जिसका जन्म मनुष्य के कौतूहल वृत्ति एवं मनोजर वृत्ति को शांत करने के लिए हुआ है। तो इसका जन्म मनुष्य के इसी के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट है, वर्तमान में तभी बौद्धिकता ने मनुष्य की कौतूहल वृत्ति को कम किया था। आज वे ही कथा कहानी समाज में प्रचलित है जिनके पीछे बौद्धिक धारत है। मतलब कि देखो, आज के समय में वही कहानी जो कहानी कथा होती है समाज में प्रचलित, जिसके पीछे कोई बौद्धिक कारण होता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, उपन्यास मनुष्य के विकास के साथ साथ विकसित होने वाली कथा परंपरा का एक सुगठित रूप है। तो जो उपन्यास है, मनुष्य का विकास होता है, ये प्लस जो कहानी कथा होती है उसका भी विकास होता है, ठीक है। मानव मन की अतल गहराई से लेकर उसकी समझ सांसारिक दृश्यमान ऊंचाई विस्तृत अहम अन्य क्रियाकलापों उपन्यास के क्षेत्र में सहमति है। तो देखो, मानव की जो कि मानव अपने अकॉर्डिंग पूरे संसार में जो ऊंचाई विस्तार इसका अकॉर्डिंग क्रियाकलाप देखता है, वो सारे उपन्यास में क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद इसका 4 पॉइंट पे, वास्तविकता का प्रतिपादन नाटक गीत भी करते हैं। तो जो भी आपके वास्तविक जीवन के अकॉर्डिंग नाटक गीत के द्वारा देखा जाए, परंतु उपन्यास अधिक विस्तृत गहन है, पैन होता है। उपन्यास जीवन की लघुतम और साधारणतम तथ्यों को भी पूर्ण स्वच्छता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करता है। जो उपन्यास के द्वारा जो भी आपके जीवन के अकॉर्डिंग होते हैं, उस साधारण होते हैं या स्वच्छता या स्पष्टता को भी प्रस्तुत करता है। इसका 5 पॉइंट है, उपन्यास मानव की स्वयं मुख्य स्वतंत्रता की उद्घोषणा विद्या है। आज का जीवन गायन नेतन और मोहन का नहीं है, अब अतीत की गौरव कथा की अपनी महत्व खो चुकी है। और आज के समय में ये बताया जाए, जो अतीत में पहले जैसे इसका महत्व था, आज के समय में इसका महत्व खो चुका है। अतः उसमें अब लिपटे रहने और जीवन की प्रत्येक प्रेरणा उसमें देखना, स्वयं को अंधकार में रखना अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब कि ये बताया जा रहा है, आज के समय में अगर देखा जाए उसमें लिपटे रहना मतलब उसके पीछे भागना, उसमें अपने आप को देखना, तो अंधकार है और कुछ नहीं है। इसमें आपका जीवन की प्रेरणा नहीं मिलेगी इसके द्वारा। तो इसका जो 6 पॉइंट है, आज के जीवन में सूत्र यथार्थ, स्पष्टता, धुंधता, तो बौद्धिकता और स्तरीय निर्बलता, इन तत्वों से सार से ही उपन्यास का स्वरूप गठित होता है। तो देखो, इनके द्वारा ही जो उपन्यास के जो तत्व होते हैं उनका स्वरूप गठित होता है, इन सबके अकॉर्डिंग। उपन्यास में प्राय हमारा वह अति सीमित और आंतरिक जीवन चरित होता है जो हमारे होते हुए भी प्राय हमारा नहीं। मतलब कि जो उपन्यास में वो सब चीजें होती है जो कि हमारे जीवन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो हमारा नहीं होती है, ठीक है। इट्स 8 पॉइंट है, उपन्यास वर्तमान युग की लोकप्रिय साहित्य विधा है। आज की युग चेतना इतनी गोफियत और असाधारण हो गई है कि इसे साहित्य के किसी अन्य रूप में इतने आकर्षण और सहज रूप से प्रस्तुत करना दुष्कार है। उसे उपन्यास पूरी संभावना और सजीवता के साथ स्थिर करता है। इसलिए अनेक विद्वानों ने उपन्यास को आधुनिक युग का महान कवि कहा है। तो देखो, उपन्यास के जो आज के समय में लोकप्रिय साहित्य को वर्णित दिया जाता है, और जो उपन्यासकार के जो विद्वान होते हैं उसको क्या आधुनिक युग में, मतलब अभी के युग में जिसको कहा जा रहा है कि जो महान कवि के द्वारा इसे कहा जा सकता है। तो गाइस, ये कुछ 8 पॉइंट है जो उपन्यास के आप स्वरूप के अकॉर्डिंग पेपर में आए, तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए, आपके पेपर में आ सकता है कि जो उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है, तो वो बताइए। तो आप यहाँ कुछ पॉइंट है तो देखते हैं। उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा अंतर उसके आकार को लेकर होता है। उपन्यास एक
विद्या विद्या है वो, जबकि कहानी एक संक्षिप्त विद्या है, परंतु आकार में छोटा भार होना कहानी को कहानी नहीं बताता। उपन्यास का कोई अध्ययन ना हो तो कहानी हो सकता है, और ना कहानी उपन्यास का कोई अध्ययन। ये है हम सब कुछ बिंदुओं के द्वारा। तो देखो, उपन्यास और कहानी में बहुत सारे अंतर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ बिंदुओं को जरूरत पड़ेगी, जो कि हम नीचे लिखे गए इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपका है, उपन्यास और कहानी में प्रधान अंतर यह होता है कि उपन्यास में चरित्रों और घटनाओं की प्रधानता रहती है। तो देखो, उपन्यास और कहानी में पहला अंतर आप प्रधान ये कह सकते हैं, जो उपन्यास में होता है ना कि चरित्र और घटनाओं की प्रधानता रहती है, वे केवल नियमित मात्र नहीं होते, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका दिया जाता है। तो देखो, उनको स्वतंत्र रूप से अपने चरित्र का विकास करने का और विकसित करने का मौका भी दिया जाता है, जबकि ये दोनों तत्व कहानी में प्रधान होकर नियमित मात्र बने रहते हैं, और जो ये कहानी में होते हैं ना, मतलब उनके नियमित मात्र बने रहते हैं। प्रेमचंद ने लिखा है कि गल्प वह रचना है जिसमें चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विनियम सभी का भाव तो पुष्ट करते हैं, वे ऐसा रामायणीय उद्यान नहीं जिसमें भली भांति के बैल बूटे सहज हो, बल्कि वह एक गौमाल है जिसमें एक पौधे को मधुदे अपने सुलंत रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो देखो, प्रेमचंद के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो रामायणी है वो उसकी उपन्यास और कहानी में प्रधान अंतर ये होता है। देखो, उपन्यास और कहानी है उसमें सबसे पहला अंतर आप प्रधान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए, उपन्यास में चरित्र और घटनाओं की प्रधानता रहती है। जो उपन्यास है उसमें चरित्र और प्रधान की घटना रहती है, उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि कहानी में चरित्र और प्रधान की घटना नहीं रहती है। ठीक है, वो केवल नियमित मात्र नहीं होते, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिलता है। और इन्हें पता है, जो चरित्र के अकॉर्डिंग घटना है उनके द्वारा पूरे निर्मित रूप से आप विकसित कर सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। जबकि ये दोनों तत्व कहानी में प्रधान होकर नियमित मात्र बने रहते हैं, और ये दोनों तत्व जो नियमित मात्र बने रहते हैं कहानी के अकॉर्डिंग, मतलब उनको पूर्ण विकास का मौका नहीं दिया जाता। ठीक है, प्रेमचंद ने लिखा है कि गल्प का वह रचना है जिसमें चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विनाश सभी का भाव एक पुष्ट करते हैं। तो प्रेमचंद के अनुसार जो एक ये गल्प है वो रचना, उसमें इनकी जो कथा विनाश होते हैं, इनकी पुष्टि होती है, इनके सभी को एक भाव को अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, वह ऐसी रामायणीय उद्यान नहीं जिसमें भली भांति के बेल बूटे सहज में, बल्कि वह एक गमल है जिसमें एक ही पौधे का मधुए अपने सुमंत रूप में दृष्टिगोचर होता है। मतलब कि देखो, ये गमला के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो नहीं है कि सभी में हो, इसमें सिर्फ एक ही पौधे के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, उपन्यास और कहानी एक ही जाति के साहित्य है, परंतु इनकी उपजातियां इसलिए अलग हो जाती है कि उपन्यास में जहां पूरे जीवन का विश्लेषण होता है, वहीं कहानी में सिर्फ उसकी एक झांकी मिलती है। तो देखो, जो उपन्यास और कहानी है क्या है, उनकी बहुत सारी जातियां, साहित्य में इनकी जातियां अलग अलग है, लेकिन इनकी जो उपजातियां भी अलग हो सकती है, क्योंकि जो उपन्यास में न उसके जीवन में सिर्फ उसी कहानी के अकॉर्डिंग बताया जाता है, और लेकिन जो कहानी है ना, सिर्फ उसकी एक झांकी मिलती है कि छोटा सा एक एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उपन्यास एक शाखा प्रशाखा वाला वृक्ष है, जबकि कहानी एक सुकुमार लता है। मतलब कि जैसे कि जो उपन्यास है बहुत ही बड़ा है और कहानी उसका आगे एकदम छोटा सा है, तो ये बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर। इसका थर्ड पॉइंट है कि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि कहानी में गिने चुने पात्र होते हैं। मतलब जो उपन्यास को कहता है उसमें बहुत सारे, जैसे इसमें 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, तो इसमें 4 ही होंगे गिने चुने होंगे कहानी में। ठीक है, कहानी में चरित्र चित्रण की झलक मात्र होती है, जबकि उपन्यास में विस्तृत झांकी होते हैं। मतलब उपन्यास में बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं और कहानी में कम होते हैं। प्रेमचंद के शब्दों में कहानी में बहुत विस्तृत विशेषण की गुंजाइश नहीं होती, मतलब उसमें बहुत ही बड़ा गुंजाइश नहीं है, जिसमें हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य का चित्र करना नहीं होता, उसे चित्र का एक अंग मात्र दिखाना होता है। कहानी में प्राय चित्रण की प्रत्यक्ष अभिनात्मक पद्धति का प्रयोग होता है, उपन्यास में अभिनात्मक प्रणाली प्रयुक्त होती है। मतलब यही बताया जा रहा है, उपन्यास में ज्यादा संख्या होती है प्लस कहानी में संख्याएं कम होती है लोग के चरित्र चित्रण के। ठीक है, इसके बाद इसका 4 पॉइंट है, उपन्यास के संवाद विस्तृत दीर्घ तथा संक्षिप्त किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो उपन्यास है उसके संवाद कैसे हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, संक्षिप्त भी हो सकते हैं, विस्तृत भी हो सकते हैं। परंतु कहानी के संवाद प्राय लघु संक्षिप्त
जो जो कैसे हुए, सशक्त और व्यंजन के पूर्ण समर्थ प्रभावशाली होते हैं। मतलब जो कहानी होता है उसके संवाद सिर्फ लघु और संक्षिप्त ही हो सकते हैं, ठीक है? यही बताया जा रहा है। इसका 5 पॉइंट है, देश काल और वातावरण की दृष्टि से उपन्यास और कहानी में प्राय अंतर होता है। मतलब कि देखो, देश और वातावरण के अकॉर्डिंग में दोनों में अंतर देखा जाता है। उपन्यास में देश काल और वातावरण का पर्याप्त वर्णन उसे मात्रा प्रदान करती है, वही रचनाकार की कुशलता को भी दर्शाता है। मतलब कि जो उपन्यास है उसमें वातावरण के अकॉर्डिंग ही उसके बारे में बताया जाता है, प्लस जो रचनाकार है उसकी कुशलता को भी दर्शाता है। उपन्यास में तदयुगीय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां साकार एवं सजीव को उठाती है। और जो उपन्यास में इन सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां सभी को। जबकि कहानी में देश, काल और वातावरण का संक्षेप में वर्णन कर कहानी की जमीन तैयार कर ली जाती है। और जो जबकि ये होता है कि जो कहानी उसमें उसको अकॉर्डिंग उसका वर्णन इसलिए किया जाता है कि कहानी की जो जमीन को तैयार किया जाए। इसका 6 पॉइंट आप देख सकते हैं। उपन्यास और कहानी में भाषिक नजरिए से भी एक दूसरे से पर्याप्त अंतर होता है। मतलब कि जो आपकी भाषा के अकॉर्डिंग भी दोनों में अंतर देखा जाता है। उपन्यास की भाषा सरल, सहज, कठिन, संस्कृत, दार्शनिक हो सकती है। तो जो उपन्यास की भाषा सरल भी हो सकती है, कठिन भी हो सकती है, दार्शनिक भी हो सकती है। लेकिन कहानी की भाषा बिल्कुल सहज और सरल, प्रभावहीन होती है। मतलब कि जो कहानी की भाषा एकदम सरल, आसान तरीके में सुबोध होनी चाहिए, ठीक है? इसका 7 पॉइंट है, शैली के नजरिए में भी उपन्यास और कहानी में पर्याप्त विभिन्नता होती है। शैली के अकॉर्डिंग भी दोनों में अंतर होते हैं। लघु कलेक्शन में बांधित आकार में छोटी कहानी की शैली का जहां व्यंजन प्रधान होते हैं, वहीं कहानी के वितरण की विस्तारवादी शैली अपनाई जाती है। तो देखो, लघु के अकॉर्डिंग जो कहानी होती है उसमें विस्तारवादी जो शैली अपनाई जाती है। शैली की दृष्टि कहानी उपन्यास में अंतर को बताते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि, तो देखो जो कहानी है और उपन्यास के अंतर को बताते हुए जो डॉक्टर श्याम सुंदर उनके द्वारा लिखा गया, वो लेखक है। देखिए, लेखक की शैली पाठ के अंतरंग मित्र की होती है। वह घरेलू और आपसी आदमियों की भली गपशप करने वाली व्यक्ति प्रधान पक्ष शैली प्रभावशाली होती है। उपन्यास काल के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो देखो, मतलब गपशप जैसे अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, घर के प्रधान के अकॉर्डिंग ये बताया जाए, लेकिन उपन्यास के काल के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कहानी के स्वरूप कह सकते हैं, और प्लस कहानी और उपन्यास के अकॉर्डिंग अंतर आया तो आप इसे लिख सकते हैं। अब इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है, उपन्यास के भेदों को केंद्र में रखते हुए उपन्यास के प्रकार की चर्चा की। जैसे प्रकार के अकॉर्डिंग आया तो पेपर में आपको ये पॉइंट लिखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उपन्यास के प्रकार भेद। उपन्यास के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्राय सभी में मिलेंगे, किंतु यह भी सच है कि सभी तत्व समान रूप से नहीं होते। कभी विषय वस्तु की प्रधानता होती तो कभी किसी पात्र यानी चरित्र। कहने का तात्पर्य ये है कि उपन्यास के तत्वों की प्रमुखता के आधार पर कई भेद किए जा सकते हैं। तो जो उपन्यास है उसको अकॉर्डिंग सब में चेंजिंग होती है, थोड़े बहुत तत्व के आधार पर, प्रधानता के आधार पर। तो इनके तत्व देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका, तत्वों के आधार पर घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, तो ये दो होते हैं। फिर वन्य विषय के आधार पर ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक इत्यादि। शैली के आधार पर कथा, आत्मकथा, पात्रात्मक, डायरी आदि। उपन्यासों का यह वर्गीकरण भ्रम उत्पन्न करता है। साथ ही शैली को छोड़कर दोनों में के कई उपरूप समानता लिए हुए हैं। अतः विद्वानों ने घटना प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आचलित उपन्यास आदि को मुख्य भेद माना है। तो जो विद्वान है इनके अकॉर्डिंग ये जो आपके 6 पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग इसके भेद को हम समझेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, घटना प्रधान उपन्यास। तो देखिए, इस उपन्यासों में चमत्कारी घटनाओं की प्रधानता होती है। पाठ के कौतूहल और उत्साह को निरंतर जगत बनाए रखने में इनकी सफलता मानी जाती है। इन उपन्यासों में यद्यपि घटना ही मुख्य होती है, परंतु वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना तथा चमत्कारपूर्ण जीवन का प्रधान होता है। इनकी कथा वस्तु देखो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि घटना प्रधान मतलब कि देखो, कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास है, उसमें आपको चमत्कार के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं, उसमें चमत्कार होती है, उनके घटना के अकॉर्डिंग ही इसमें बहुत ही महत्व दिया जाता है। उनके द्वारा इसको प्रदान दी जाती है और इसके द्वारा इसके विषय वस्तु का, कथा वस्तु को बताया जाता है, ठीक है। और जीवन में इसका बहुत महत्व होता है चमत्कारों का। इसका सेकंड पॉइंट है चरित्र प्रधान उपन्यास। इन उपन्यासों में घटना के स्थान पर पात्रों की प्रधानता होती है। मतलब कि जो भी घटना घटित होती है वहाँ पर जो पात्र होते हैं चरित्र के, उनकी प्रधान की होती है, ठीक है। इसमें पात्रों के चरित्र विकास पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाता है।
पात्र घटनाओं के पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। जो घटना होती है उसके अकॉर्डिंग वो जो पात्र होते हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वो स्वयं परिस्थितियों के निर्मित होते हैं। जो परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। ना कि परिस्थिति उनके पात्रों का चरित्र विकास आरंभ से अंत तक एक रस बनाए रखते हैं। केवल उपन्यास के विस्तार के साथ-साथ उनके विषय के में पाठक के ज्ञान में वृद्धि होती है। इन चित्रों में परिवर्तन नहीं होता। घटना केवल पात्रों के चरित्र विशेषता पर भी प्रकाश डालती है और जो घटनाएँ होती है, जो पात्र होते हैं उनके द्वारा जो उनकी चरित्र विशेषता को भी प्रकाश में लाती है। ये उपन्यास समाज, देश तथा जाति चरित्र विशेषता प्रदर्शन प्रभावशीलता और संवेदना के रूप में करते हैं। जो ये उपन्यास होते हैं समाज के अकॉर्डिंग, देश, जाति, इनके पूरे चरित्र की विशेषता के अकॉर्डिंग प्रभावशाली व बनाते संवेदनाशील भी रूप में करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऐतिहासिक उपन्यास। तो देखिए, ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास की घटना या चरित्र को उजागर किया जाता है। तो मतलब कि जो भी घटना होते हैं उनके चरित्र के अकॉर्डिंग उनको सामने लाया जाता है। ये या कहे कि किसी ऐतिहासिक घटना या चरित्र को प्रभावित होकर उपन्यासकार उसे समृद्ध युग और देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण अपनी रचना में करते हैं, उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। मतलब कि जो देखो, जो ऐतिहासिक घटना होती है उसके द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है उसको अकॉर्डिंग जो रचनाकार होते हैं वो अपने उसके अकॉर्डिंग उसमें रचना करते हैं, उसको ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। इस कार्य के लिए उसे इतिहास से संबंधित अन्य तथ्य, वातावरण, तकनीकी, जीवन स्वैगिनीय आंतरिक का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि जो इसके उपन्यास के अकॉर्डिंग आपको और भी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे वातावरण हो गया, जीवन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इन उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का पूर्ण योग होता है और जो ये उपन्यास होते हैं इसमें इतिहास मतलब पुराने ज़माने के कुछ होते हैं प्लस कल्पना के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो पूर्ण योग होता है, मतलब दोनों का सहयोग होता है। इसमें एक का भी अभाव होने से सफल ऐतिहासिक उपन्यास की रचना नहीं हो सकती। अगर दोनों में से एक की भी कमी हो ना तो जो एक सफल तरीके से जो ऐतिहासिक उपन्यास है उसकी हम रचना नहीं कर सकते। तो गाइस इसका 4 पॉइंट आप देख सकते हैं। सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में सामयिक युग के विचार, आदर्श, समस्या चित्रण रहती है। सामाजिक समस्या का चित्रण इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो देखो, जो सामाजिक उपन्यास में जो समाज में समस्या होती है ना उसको अकॉर्डिंग इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको सामने लाया जाए। इन पर राजनीतिक, सामाजिक धारणा और मतों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इनमें जो राजनीतिक, सामाजिक धारणा होते हैं उनका भी प्रभाव देखा जाए। विषयगत विस्तार की दृष्टि से सामाजिक उपन्यासों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। जो विषय के अकॉर्डिंग देखा जाए ना सामाजिक उपन्यास बहुत ही बड़ा है क्षेत्र है। हिंदी साहित्य में अधिकांश उपन्यास सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। जो हिंदी में उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। भारत युग में प्रारंभ होने वाली इस औपचारिन्यास प्रवृत्ति का प्रसार पर्वतीय युग में विभिन्न रूपों में हुआ था। प्रेमचंद के पर्वतीय युग में सामाजिक प्रवृत्ति अनेक रूपों में विकसित हुई है। तो जो प्रेमचंद है उसके अनुसार जो पर्वतीय युग होते हैं उसमें सामाजिक प्रवृत्ति बहुत ही अनेक रूपों में विकसित हुई है, जिसका मुख्य समस्या मूलक भाव प्रधान अहम आदर्शवादी नीति कथानायक प्रवृत्ति मुख्य है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि समस्या और जिसका मूलक होता है उनको और आदर्शवादी होते हैं उनकी नीति को समझना और उसको सॉल्व करना। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके आगे इसके पॉइंट देखते हैं। तो इसके आगे आपका ये पॉइंट बनता है उपन्यास का शैलीगत वर्गीकरण। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कुछ पॉइंट देखेंगे और यहाँ फाइनली इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है। भेदों के अतिरिक्त उपन्यास का वर्गीकरण शैलीगत आधार पर भी किया जा सकता है। वर्तमान युग में उपन्यास लेखन की अनेक शैलियाँ दिखाई देती है। तो ये अधिकांश उपन्यास का श्रोता पाठक ध्यान रखकर स्रोत, पात्रों और दर्शकों का वर्णन निष्पक्ष भाव से करते हैं। तो देखो, जो भेद है उसके अकॉर्डिंग भी शैलीगत विशेषता होती है, जो कि आज के समय वर्तमान युग में इसमें शैलियाँ दिखाई देती है। और उपन्यासकार क्या होते हैं, जो पाठ और उनके श्रोताओं को अकॉर्डिंग उनके जो उनके भाव को रखते हैं और प्लस उनके दर्शनों के बारे में बताते हैं, जिसमें वर्णनात्मक शैली कहते हैं, जिसे कि वर्णन करना किसी चीज़ का। ठीक है। किंतु जब मनोविज्ञान के समावेशन के अन्य शैली भी विकसित हुए, कथा तथा पात्र के विकास के लिए दो या दो से अधिक पात्रों की संभाषण संभात्मक शैली, उत्तम पुरुष तथा मुख्य पात्र द्वारा आरंभ के अंत तक समस्या कहने की आत्मकथा शैली, पात्रों के द्वारा शैली मुख्य रूप है। कुछ लेखक को ये डायरी शैली भी उपन्यास लिखे हैं। तो कुछ लेखक है जो आपको कह सकते हैं डायरी के अकॉर्डिंग भी उपन्यास लिखते हैं, शैली के अकॉर्डिंग। डायरी के आपको पता ही होगा रोजमर्रा की जो जीवन की कहानियां होती है उसके अकॉर्डिंग, आत्मकथा के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं शैली। तो यही बताया जा रहा है। संक्षेप में कहा जा सकता है हिंदी उपन्यास साहित्य निरंतर विकसित होता रहा है। आज भी रूप, विद्यमान और शैली की दृष्टि से दिन प्रतिदिन नए प्रयोग देखे जा रहे हैं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो हिंदी साहित्य है
वो उपन्यास है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है और दिन प्रतिदिन विकास ही कर रहा है और नए-नए चीज़ों को देख रहा है और उसके प्रतिदिन चेंजिंग आती रह रही है। तो गाइस ये कुछ गाइस यहाँ पर फाइनली क्वेश्चन नंबर हमने 8 तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें से आपके पेपर में मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो देखिएगा इसके बाद जो आपका यूनिट 2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ को परचेज़ करना है कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।